चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 2 को लेके चल रहे हैं, बहुत जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, और थ्योरेटिकल चैप्टर में 3 नंबर से लेकर 1 नंबर तक का क्वेश्चन आराम से निकल कर आता है। असर्शन रीजनिंग का आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मल्टीपल चॉइस आंसर्स की बात आएगी, किसी न किसी तरह से यू कैन फाइंड आउट द थिंग्स देयर। ठीक है जी। तो चैप्टर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये जो एक चैप्टर है आपके पास, थर्ड चैप्टर, वो है बेसिकली एनालिसिस, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीयूटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, उस चैप्टर की डिटेल तो नहीं बता रहा, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड जो चीजें हम पढ़ते हैं उसका डिस्कशन मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद हम चैप्टर 2 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होता है वो उसका डिस्कशन करेंगे। तो पहले सीयूटी में तो है वो, सीबीएसई में कटा हुआ है। तो देखिए जरा, अगर मैं बोलूँ तो टूल्स ऑफ, नोट कर लेना इसको, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास टूल्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होता है, इसका जिक्र यहां आने वाला है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा होता है हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तीसरा हमारे पास होता है ट्रेंड एनालिसिस या ट्रेंड परसेंटेजेस। ट्रेंड एनालिसिस या ट्रेंड परसेंटेज। चौथा हमारे पास होता है रेशो एनालिसिस। चौथा हमारे पास होता है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस हमारे पास चौथा चैप्टर होता है। इसके बाद पांचवा चैप्टर हमारे पास जो आता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारे पास ए वर्किंग कैपिटल बेसिस पर बनता है, वर्किंग कैपिटल बेसिस पर, और बी बनता है हमारा कैश बेसिस पर। जो वर्किंग कैपिटल बेसिस पर बनता है उसको कहते हैं हम लोग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है उसको। और जो वर्किंग कैपिटल बेसिस पर बनता है उसको बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन थ्योरी का बन जाता है इस पर। और ये जो है ये वाला, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज इन योर सिलेबस। वर्किंग कैपिटल बेसिस नॉट इन सिलेबस, दिस इज इन योर सिलेबस। ये जो आपने ये दोनों चैप्टर, जो दोनों पॉइंट बोले, ये आपके चैप्टर 3 में है, जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है जी, चैप्टर 3 से। और ये जो है ये वाला रेशियो एनालिसिस, ये अगला चैप्टर है जिसको हमने भी छोड़ा था। और ये कैश फ्लो तो हम लोग इसकी क्लास के तुरंत बाद से कैश फ्लो ही शुरू करेंगे। तो ये आपके पास है टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको कंपनी अकाउंट्स आता, आपको कंपनी अकाउंट्स नहीं आता, आपके पास कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो भी है, कुछ भी अगर आपके पास है, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे। फैन ऑन करना है, अच्छा, ठीक है। तो आपको इसकी जानकारी, इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। इनका डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में हल्के फुल्के रेफरेंस में यूज करेंगे, हल्के फुल्के रेफरेंस में, उतना नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और आई थिंक इट इज फाइन नाउ। चलिए शुरू करें। देखिए, इनका रेफरेंस, इनका यूज होगा हमारे पास, जितने भी एनालिसिस के टूल क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड होते हैं वो ये वाले हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टूल्स ऑफ एनालिसिस होते हैं, लेकिन उनका डिस्कशन हम ये नहीं करेंगे, हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं वो। बीकॉम ऑनर्स में, या जब आप सीए करते हैं, सीएमए करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप करते हैं, वहां इनका इस्तेमाल होता है। तो देखिए, A systematic process of analyzing financial information। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन याद करो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चैप्टर 1 में पढ़ी थी। क्या क्या होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, पिकअप शेयर एंड सिट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 1 क्या होता है, बैलेंस शीट।
शेड्यूल 3 पार्ट 2 क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। और क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। रेशोज जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे उसके बाद जाके एनालिसिस शुरू होगा। ठीक है, यहां चलते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल वेयर? इन बैलेंस शीट, इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और इन नोट्स टू अकाउंट्स। इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है जी। अलग अलग डेफिनेशन आपकी किताब में दे रखी है। चलिए उससे पहले पहुंचते हैं, अब अगले पेज पे पहुंचे। पेज नंबर 2.2 खोलिए अपनी किताब का फटाफट से। पेज नंबर 2.2, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है आपके सामने। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने खड़े हैं। कौन कौन से टूल्स हैं? आपकी बुक में थोड़े से कम दे रखे, मैंने ज्यादा लिख दिए हैं। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रेंड परसेंटेजेस ट्रेंड एनालिसिस होते हैं, रेशियो एनालिसिस होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन दो तरह से होता है, वर्किंग कैपिटल बेसिस पर और कैश बेसिस पर। वर्किंग कैपिटल बेसिस वाले को बोलते हैं हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आप बीकॉम ऑनर्स में बीकॉम पढ़ेंगे तब दिखेगा, ट्वेल्थ में नहीं है। बहुत साल पहले, करीब करीब 15 साल 10 साल पहले हुआ करता था, अब नहीं है। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये कैश बेसिस पर होता है। ये हम अगले चैप्टर में इस क्लास के तुरंत बाद से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन हो चुका है। आइए जरा जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके टूल्स आपके सामने ये खड़े हैं। और टाइप्स कितने तरह की होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके टाइप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। नंबर 1, और ध्यान से देखना जरा, इस पर दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस और असर्शन रीजनिंग के होते हैं। सबसे पहले आपके पास आया क्या? एक्सटर्नल एनालिसिस। अब समझिए कि एक्सटर्नल एनालिसिस करेगा कौन? हम करेंगे तो इंटरनल कहलाएगा, दूसरा करेगा तो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल कहलाएगा। आपको मैंने एक बार डाबर की आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाई थी ना। डाबर की एनुअल रिपोर्ट अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें लिखा था कि इंटरनल ऑडिटर्स वो थे चंडक एंड विल्मिर चंडक, ऐसा कुछ करके था। सॉरी, इंटरनल ऑडिटर थे प्राइस वाटर हाउस कूपर पीडब्ल्यूसी, और एक्सटर्नल ऑडिटर कौन थे उसके? विल्मर चंडक, ऐसा कुछ करके थे। तो एक्सटर्नल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? वो इंडिपेंडेंट होता है, उनकी आपकी फर्म से कोई लेने देने नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उन्हें अपॉइंट करता है। वो आपकी ऑडिटिंग करते हैं और पैसा आप ही को भरना होता है, उसका बिल सरकार की तरफ से कंपलसरी है ये। और आपका एक नियम होता है, आपकी एक कोशिश होती है कि भाई कोई बाहर वाला हमारे काम में कोई फॉल्ट ना निकाले, हमारी रिपोर्ट में कोई कमी ना निकाले। तो आप क्या करते हैं? इंटरनल ऑडिटर भी रखते हैं। अब ये बिग 4 है, तो भाई ये तो वर्ल्ड की बहुत बड़ी, तो इसके काम में कोई कमी क्या निकालेगा? तो सामने वाले ऑडिटर तो उसके मुकाबले बहुत छोटे हैं। जब पीडब्ल्यूसी ने आपके अकाउंट ऑडिट कर रखे हैं तो क्या गलती निकालेंगे? फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी करते हैं और चले जाते हैं, बिकॉज दैट एनेबल्स अ ट्रस्ट इन एक्सटर्नल। अच्छा मान लो सिद्धांत, ये मतलब चंडक एंड विल्मर करके कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे छोटी ऑडिट फर्म से अगर आप ऑडिट करा रहे हो इंटरनल, तो फिर तो क्या करेंगे वो? फिर तो खोद खोद के निकालेंगे। यही होता है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं बाहर वाले लोग। बाहर वाले में क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपके बैंक होते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं, ये बाहर वाले होते हैं। ये आपकी बुक्स का क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। और सुनो, इनकी ऑडिट को हम बहुत ऑथेंटिक नहीं बोल सकते, इनके एनालिसिस, क्योंकि उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं पब्लिश्ड अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो, बस उससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है? बाहर वाले लोग करते हैं। और ये इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च स्कॉलर्स करते हैं, इन्हें एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। फिर बारी आई दूसरी वाली, क्या? इंटरनल एनालिसिस। मैं थर्ड बुक की थ्योरी पे मैंने बहुत ज्यादा इंपेसाइज करा, देखा होगा ना आपने, 2-2 3-3 क्लासेस लगाई हैं, क्योंकि थर्ड बुक की थ्योरी में से क्वेश्चंस आते हैं। और पिछले साल जो पेपर हुआ था अभी 40 नंबर का, हमने देखा कि 40 में से 40 बहुत लोगों के क्यों नहीं आए? कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछा गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, गलत बताया। ठीक है, मतलब सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन लोगों ने गलत कर दी। आधा आधा नंबर कटा, 30-40 की जगह 39 आ गया, वहां 100 में से 99 आया। ये गलतियां नहीं चाहता मैं कि आप लोग करें, और मेरे बच्चे तो वैसे करते भी नहीं ऐसी गलतियां। ठीक है, या तो अच्छे से डूबते हैं या बहुत अच्छा लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे सारे बच्चे 99 100 लाते हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट जो 65 67 भी लाते हैं, ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं। बाकी टीचर एडवर्टाइज करते हैं
बड़े बड़े पोस्टर दिखाते हैं 95, 99, 99। मैं बोलता हूँ भैया बहुत क्लियरली मेरे बच्चे 65 भी लाते हैं और 45, 50 पे भी जाते हैं। धुरंधर होते हैं भाई। पढ़ता हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो, ना वो पढ़ाई करते, ना वो प्रैक्टिस के करते, ना रेमेडियल क्लासेस में आते हैं, तो क्या होगा फिर? उनमें से ज्यादातर लोगों को मैं निकाल देता हूँ, पर फिर भी एक आध जो बच जाता है, वो तो बर्बाद करता है अपने आप को। तो मैं वो टीचर हूँ जिसके बच्चे 100 भी ला रहे हैं, मैं ही वो टीचर हूँ जिसके बच्चे 45 भी ला रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि मेरी 80% गलती है, तो 20% गलती उनकी भी तो होगी। नहीं मान रहे? ठीक है। कभी भी लाइफ में आगे समझना, अगर आपने किसी को बोला कि हाँ तुम हमारे गुरु हो, तो आपको चाहिए टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर का मतलब समर्पण। वो जैसा बोले वैसा करते जाइए। लोग पता क्या करते हैं, किसी को अपना आइडियल मान लिया और आपको गाइडेंस मिल रही है, तो भाई उसकी गाइडेंस पे 100% सरेंडर कर दीजिए, और फिर देखिए आपकी ग्रोथ क्या होती है। ठीक है। जनरली ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं लाइफ में, लेकिन अगर आपको मिलते हैं तो बहुत बिल्कुल थाम के पकड़ लीजिए और उनकी गाइडेंस को फॉलो करते चलिए, एंड यू विल रीच एक्सट्रीम हाइट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ। क्योंकि उन्होंने जिंदगी के थपेड़े झेले होते हैं, उन्हें मालूम है। ठीक है। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी जिस ढंग से करी, नहीं हो पाई ढंग से, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी है, और जिन बच्चों को गाइड किया वो बने भी हैं आगे। मुझे मालूम है कि सीए की तैयारी कैसे करनी चाहिए, वहां पर क्या क्या फ्लॉज होते हैं बच्चों के, सीए बनते हैं लोग, रैंक होल्डर बनते हैं। यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है हमने देखा। मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, मतलब अब आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं। सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में अगर किसी बच्चे का 1993 में एडमिशन हो जाता तो क्या होता? सोचो। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में अगर किसी बंदे का 1993 में एडमिशन होता तो वो आज कहाँ होता बताइए? 30 साल बाद कहाँ होता वो आज? आपके सामने खड़ा है। क्या कारण था पता है? सरकारी स्कूल का बच्चा, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ, सुखदेव कॉलेज का एंट्रेंस 1993 में 100 रुपए का एक फॉर्म आता था और एक बुकलेट मिलती थी। मैंने फॉर्म भरा, बिल्कुल फॉर्म भरा और एंट्रेंस दिया आया। एंट्रेंस देने के बाद मुझे लगा यार हमारा कहाँ एडमिशन होगा, कहाँ एडमिशन होगा, नहीं पता चला, नहीं होगा एडमिशन। ठीक है जी। कितना बड़ा मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना रखना। नहीं होगा एडमिशन। एंट्रेंस दे के आ गया मैं। ठीक। उस समय कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी का एडमिशन भी, मतलब एंट्रेंस दिए थे। तो हुआ क्या कि भूल गया, मैं एंट्रेंस देके भूल गया। लोगों के एडमिशन एडमिशन हो गया, जुलाई अगस्त का हो गया। माय फादर फोर्स में, जाओ बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कर, मतलब पढ़े लिखे बेरोजगारों की लाइन में अपना नाम दर्ज करा के आओ। मैं अपनी साइकिल लेके चला गया, विवेक विहार में होता था वो, इधर सुखदेव कॉलेज, उसके सामने होता था क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। वहां आप सरकारी नौकरी में छोटी मोटी क्लर्क क्लर्क चिवियन की नौकरी के लिए। फिर मेरे मन में आया चलो जरा देखो तो सही यार, रिजल्ट रिजल्ट क्या रिजल्ट रहा होगा। घर से मैं अपना रोल नंबर लेके चला था। ठीक है जी। रोल नंबर लेके चला था। जब मैंने रोल नंबर के अंदर लिस्ट देखा ना, आई वॉज एबल टू फाइंड माई एडमिशन नंबर ऑन देयर। मैं क्वालिफाई कर गया था रिटर्न, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था अपना। मैं उसके इंटरव्यू के लिए गया ही नहीं। सोचो। 1993 की बात है ये। कित- मैं गया, मुझे भरोसा नहीं था अपने ऊपर। मेहनत पूरी कर दी, हाँ मैं बोलो चेक नहीं करा मैंने। चेक करता तो शायद वो एडमिशन कमेटी मुझे ले लेती, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे आते ही कम थे, वो मुझे ले लेते। और मुझे अंग्रेजी का ABC नहीं आता था बोलना ढंग से। लेकिन मैंने एंट्रेंस की किसी ना किसी तरह से तैयारी वारी करी और मैंने दे दिया था। बट मैं रिटर्न का रिजल्ट देखने ही नहीं गया। मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? नहीं गया देखने के लिए, कि भाई हमारा कहाँ होने वाला है। मैं तो कितनी बड़ी बड़ी तोप बैठी हुई है, सोचो तुम। आज का सिनारियो सुखदेव की रेपुटेशन और 1993 की रेपुटेशन देख लीजिए। कॉलेज के शुरू शुरू हुए सिर्फ 4-5 साल हुए थे, बट इट हैज अ बेस्ट रेपुटेशन ऑन दैट पॉइंट ऑफ ऑल्सो। कैसे ली, कहाँ डिग्री लेता मैं? रिजल्ट देखने ही नहीं गया। बोला ना मैं कहाँ खड़ा हूँ। देख लो आज कहाँ खड़ा हूँ। अच्छी बात नहीं है ये। वेयर इज माई ओन प्रोग्रेस? नहीं है। हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, गिव योर 100%। अपना पूरा 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 जान लगा के आप काम करिए, और देखा जाता है रिजल्ट तो। और अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कभी बेकार नहीं जाते। हो सकता है आपका एडमिशन वहां ना हो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट, बट यू विल गेट रिजल्ट समवेयर एल्स। डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट समवेयर। कॉमर्स सब्जेक्ट लेके मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू करा। एनीवे समहाउ मैं एग्जाम नहीं दे पाया। ठीक है, ट्रेजेडी जिंदगी, लास्ट चांस था, और यूपीएससी में मेरी एप्लीकेशन ही नहीं पहुंची। लेकिन उस तैयारी में जो था, उस तैयारी से मेरा यूजीसी का जो नेट होता है वो भी जीआरएफ के स्कोर से निकल गया।
JRF होता है मतलब यू आर एलिजिबल फॉर PhD, और आपको सरकार पैसा देती है, वो भी एक अलग तरह की चीजें होती हैं। एनीवे, सो डेफिनेटली अपना 100% दीजिए। यू माइट गेट रिजल्ट, यू माइट नॉट गेट रिजल्ट, बट गॉड इज लुकिंग फॉर दैट एंड यू विल डेफिनेटली गेट समवेयर एल्स द बेनिफिट ऑफ दैट एफर्ट। मेहनत कभी बेकार जाती ही नहीं है। मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या होगा? भाषणबाजी खत्म, कम टू द पॉइंट। इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ठीक है, मुझे बताते हुए शर्म आती है, क्या बोलूं मैं किसी को? ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रेजेडी। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इतने झटके खाए लाइफ में, इतने झटके खाए हैं, मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि भैया ये गलतियां मत करना, बस। दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। किसी का स्ट्रगल बड़ा होता है, किसी का स्ट्रगल छोटा होता है। गाइड करने वाला मिल जाए तो स्ट्रगल छोटा हो जाता है, गाइड करने वाला ना मिले तो स्ट्रगल बड़ा ही रहता है फिर। तो इंटरनल एनालिसिस की बात हम लोगों ने करी यहाँ पर। इसे कौन करेगा? आपके ऑडिटर करेंगे। प्राइस वाटर हाउस कूपर करता है डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए। ये कौन सा है? इंटरनल एनालिसिस। ठीक है जी, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और बहुत डिटेल होता है क्योंकि उनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। पीडब्ल्यूसी के अगर अकाउंट को कोई हैक कर जाए, पीडब्ल्यूसी के अगर सर्वर को कोई हैक कर जाए, तो समझ लो उसके पास बहुत बड़े बिजनेस सीक्रेट्स आ जाएंगे सारे, क्योंकि उनके क्लाइंट तो बहुत हॉटशॉट और हाई फाई होते हैं। आगे देखते हैं। अब आती है वो जो सिनोनिम्स के साथ आपको काटेगा मारेगा एग्जाम में। पहला वाला पॉइंट आपके पास आया क्या? नंबर 3, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कैसा होता है भाई? ऐसा 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 हॉरिजॉन्टल, ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा? अरे स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन, बचपन में पढ़ते थे। क्या होता है हॉरिजॉन्टल? स्लीपिंग लाइन वाला होता है। मतलब एक साल का, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवें साल से आप सीधा कंपैरिजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के आप सिनोनिम्स देख लीजिए आप। हॉरिजॉन्टल के सिनोनिम्स क्या है? इनको बोलते हैं हम लोग क्या? हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। डायनेमिक का मतलब है इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इसे डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है जी। और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है क्या? इसको बोला जाता है क्या? टाइम सीरीज। टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस भी इसको बोला जाता है। ठीक है जी। और हॉरिजॉन्टल, डायनेमिक, टाइम सीरीज, और इसको क्या, इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है। इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है क्या? वो होता है क्या? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। आप देख रहे हैं इतने नाम है इसके। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हाँ ये तो टूल्स है ना, टूल्स हैं ये, तरीके हैं काम करने के, वो टाइप्स की कैटेगरी में दिखा रहे हैं हम लोग। ये सिनोनिम्स हैं। हॉरिजॉन्टल को हम डायनेमिक भी बोलेंगे, टाइम सीरीज भी बोलेंगे, और कंपैरेटिव भी बोलेंगे। अभी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पता चलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और आपको अगर किसी को ये सिनोनिम्स नहीं मालूम तो क्वेश्चन गलत कर जाएगा। इसको खत्म करते दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है चीजें। आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा, चौथा नंबर हमारे पास होता है क्या? हॉरिजॉन्टल के बाद आता है वर्टिकल। वर्टिकल एनालिसिस। ये जो है ना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इनको बोलते हैं हम लोग क्या? इन्हें लिख लीजिए। राहुल, क्या कहते हैं, सीढ़ी तुम्हें ध्यान रहेगा, स्लीपिंग लाइंस। बचपन में आ आ आ आ आ आ आ स्लीपिंग लाइंस। नर्सरी की चीज सिखा रहा हूँ ना, स्लीपिंग लाइंस। ठीक है, सिड्डी है वो। स्लीपिंग लाइंस, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा लेटा हुआ, लेटा हुआ। आगे चलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल एनालिसिस, और इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है क्या? स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। स्टैटिक मतलब स्थिर है। एक ही साल की इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हैं? एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं। स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है क्या? क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोला जाता है इसको। एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से एनालिसिस कर रहे हैं। ईयर सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे मान लिया जाए आप शेयर होल्डर फंड का कंपैरिजन टोटल एसेट से कर रहे हैं,
या शेयर होल्डर फंड का कंपैरिजन आप कर रहे हैं क्या टोटल लायबिलिटीज के साथ, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कंपैरिजन आप कर रहे हैं टोटल लायबिलिटीज के साथ, ऐसा, या नॉन करंट एसेट्स का कंपैरिजन या इंटेंजिबल एसेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं टोटल एसेट्स के साथ। एक ही ईयर है, अलग अलग कंपोनेंट का दूसरे के साथ कंपैरिजन आप क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ, एक ही साल से रिलेटेड हो गया ना ये, एक ही साल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और इसको ना, इसको हम जनरली क्या है, इसको हम कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बोला जाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी इसको बोला जाता है, ऐसा करके। ये सिनोनिम से ध्यान रखेंगे इनको, ठीक है, नोट करते चलें अपने पास। चलो, इतना देख लिया। अब आपके पास आता है एक पॉपुलर क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का भी आ सकता है और 1 नंबर का आ सकता है। और मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए क्या, डिफरेंस वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, तो आपको बेस ऑफ डिफरेंस लिखना ही लिखना है। आप बेस ऑफ डिफरेंस के साथ भी लिख के चलेंगे, जरूर से लिखेंगे उसको। तो देखें जरा, आपके पास पेज में है 2.3 पेज पे, देखिए आपको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस का क्या दिख रहा है, वो डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस का डिफरेंस की बात ये कर रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो आगे देखो, पीरियड। अब मुझे बताइए, इसमें एक से ज्यादा पीरियड होते हैं या इसमें एक से ज्यादा पीरियड होते हैं? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स दैट रिक्वायर्स फॉर ओनली 1 ईयर। कंपोनेंट और आइटम्स, यहां क्या होता है, एक आइटम और अलग अलग साल। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक आइटम और अलग अलग क्या होते हैं, साल होते हैं। यहां क्या होता है, अलग अलग आइटम और साल होता है एक। पता चल गया कंपोनेंट, लिखा है देखो यहां पर, इट डील्स विद सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड, इट डील्स विद डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम पीरियड। क्लियर, डाउट तो नहीं है कुछ, बताओ। और आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट फॉर्म एंड परसेंटेज फॉर्म में। बताता हूं, देखो कैसे। जैसे मान लो ये 2021-22 की इंफॉर्मेशन है, 2020-21 की इंफॉर्मेशन। मान लो ये मैंने बोला सेल्स है मेरे पास, ये 5 लाख का था मेरे पास, ये 4 लाख का था मेरे पास, ठीक है। मैंने इसे बोल दिया एक 22, सॉरी इसे मैंने बोला 21-22, और इसे मैंने बोला 22-23। ये 5 लाख और ये 9 लाख। अब मुझे बताइए 21-22 की तुलना में मेरी सेल कितने का ग्रोथ शो कर रही है, 4 लाख का। इसे मैं बोलता हूँ क्या, एब्सोल्यूट चेंज। और एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, 4 लाख का। अब मुझे बताइए कि ये परसेंटेज 4 लाख बेस ईयर के मुकाबले कितना परसेंट है, 80%। तो ये वाला जो एनालिसिस होता है, दिस गिव्स यू इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज फॉर्म। लेकिन ये वाला जो होता है ना, दिस गिव्स यू इंफॉर्मेशन ओनली इन परसेंटेज फॉर्म। जैसे सेल्स जो है टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट, ठीक है। जैसे जैसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टोटल एक्सपेंस का कितना परसेंट, सिर्फ परसेंट में, एब्सोल्यूट फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। तो क्या बोला है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म, एंड ये वाला इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ओनली इन विच फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। यूजफुल ये टाइम सीरीज एनालिसिस में यूजफुल होता है, और ये कहा गया, ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में यूजफुल होता है। और जो चौथी वाली, पांचवी वाली, वो कंपैरिजन बर्बाद कंपैरिजन है, लेकिन देर खा इसलिए पढ़ लेते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन एंड इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। क्या मजाक चल रहा है, पार्ट ऑफ कंपैरिजन, स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन, अब है तो है, ठीक। भाई सुनो, अब ये परेशानी पता क्यों आ रही है, क्योंकि हम चैप्टर 3 नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि हम क्या कंपैरिजन करते हैं, मैं आपको, क्योंकि भरत ने पूछा कि क्या कंपैरिजन करते हैं, कि वर्टिकल एनालिसिस में हम कंपैरिजन किसका कर रहे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्टिकल तुम्हें चाहिए था ना, वर्टिकल में दिखाता हूँ तुम्हें। आप सब लोग एक बार अपनी बुक खोलेंगे जरा जल्दी से। हाँ, रुक जाए मैं दिखा रहा हूँ आपको। पेज नंबर 3.18 खोलना, पेज नंबर 3.18 खोलना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लो जरा एक बार, इलस्ट्रेशन 11 देख लो। इसको हमने कॉमन साइज नाम दिया ना। आपके सामने क्या देखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के कंपोनेंट्स हैं, दिख रहे हैं आपको। और आपने क्या करा, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 लिया, 31 मार्च 21 ही लेता हूं मैं अगर, तो देख रहे हैं क्या दिख रहा है आपके पास, 7,50,000, 75, 820, और आगे उसकी एक सीधा सीधा परसेंटेज दिख रही है। तो कंपैरिजन क्या कर रहे हैं हम, वी आर कंपेयरिंग ईच एंड एवरी आइटम विद रेफरेंस टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसे कंपैरिजन होता है।
समझ में आने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। देखो एक कॉमन सेंस कंपैरेटिव चैप्टर अलग है, उनको करने का तरीका अलग है। तो उस चैप्टर में क्या बता रखा है आपको कि अगर आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो आपको ईच एंड एवरी आइटम को कन्वर्ट करना पड़ेगा विद रेफरेंस विद परसेंटेज टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि स्टॉक इन ट्रेड है तो डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करोगे, परसेंटेज निकल आएगी। फाइनेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करोगे, परसेंटेज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग ईच एंड एवरी आइटम विद रेफरेंस टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉमन साइज में कर दिया कन्वर्ट। जैसे मैं बताता हूं कि सिद्धांत के नंबर आए 500 और भरत के नंबर आए 700। भरत के घर में भंगड़े बजने शुरू हो गए। पता चला सिद्धांत 500 में से 500 लाया, भरत 1000 में से 700 लाया। तो वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू परसेंटेज, कॉमन बेस हो गया। परसेंटेज से आपको ज्यादा अच्छा पता चलता है। गॉट इट। तो ये परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करता है कॉमन साइज। और एक ही साल की इंफॉर्मेशन को लेके चला, अलग अलग साल के 2 सालों में बना रहे, तब हमारे पास ऐसी चीजें निकल कर चल रही है। चलिए दोबारा से अपने पॉइंट पे आ जाइए। हमने क्या पढ़ लिया, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उसके डिफरेंस भी हमने लेके चल लिए। थोड़ा आगे बढ़िए जरा फटाफट से। क्या चीज दोबारा बोलो। टाइम सीरीज का मतलब होता है एक टाइम फ्रेम, दूसरा टाइम फ्रेम, तीसरा टाइम फ्रेम, चौथा टाइम फ्रेम। और ये क्रॉस सेक्शनल क्यों, क्योंकि एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कंपैरिजन कर रहा है। वैसा करके चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंफ्यूजिंग चीज आने वाली है अब, इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं देखता हूं हमारा एक बच्चा है राहुल वर्मा, नहीं राहुल मेहरा। राहुल मेहरा क्या करता है, अपने स्कूल का एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? ठीक है। और उसका दोस्त सिद्धांत है, वो भी उसको टक्कर देता है। और ऋषभ तो खैर कहना ही क्या है ना, वो तो बॉस है सबका अल्टीमेट। तो इन लोगों के क्या होते हैं, ये लोग बहुत पैशनेट अपने स्कूल के कॉम्पिटिशन्स के लिए, लेकिन इंटर हाउस के लिए। अब जरा समझिए, इंटर हाउस का मतलब क्या होता है पता है, इंटरा स्कूल नहीं। इंटर हाउस का क्या मतलब हुआ, इंटरा स्कूल। स्कूल के अंदर अंदर आप क्या कर रहे हैं, कोई टीम्स लड़ रहे हैं, कोई कोई हाउस, कोई कोई, इनके हाउस के नाम भी बड़े बहुत शानदार शानदार से नाम है। हाँ हाँ हाँ, जो भी है उस तरह के नाम होते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके क्या, इंटर हाउस या इंटर स्कूल। फिर मान लो लोटस वैली वालों ने क्या करा, डीपीएस वालों के साथ या एपीएस वालों के साथ या शिव नादर के साथ या किसी और के साथ या बिल्ला बांग किसी के साथ भी उन्होंने क्या करा, कंपटीशन करा, या ज्ञानश्री वालों के साथ, है ना, या एपीजे वालों के साथ। अरे यार ऐसा मत बोलना, ठीक है? ठीक है। हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि इनके बीच में अगर कोई टूर्नामेंट हुआ तो वो इंटर स्कूल कहलाता है। स्टेट, यूपी स्टेट से अगर आप खेल रहे हैं तो इंटर इंटर स्टेट ही इंटर स्टेट कहलाएगा। और अगर यूपी दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से खेल रहे हैं तो इंटर 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 स्टेट कहलाएगा। ऐसी अगर हम यूपी स्टेट, पंजाब, हरियाणा कर रहे हैं तो वो इंटरा नेशन कहलाएगा, इंटरा नेशन विद इन इंडिया। लेकिन हम इंडिया, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इनसे कर रहे हैं तो क्या, इंटरनेशनल कहलाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसका मतलब क्या हुआ, फर्म के अंदर ही अंदर कंपैरिजन है। तो देखिए ये वाला कंपैरिजन जो आपके पास आया, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन आपके पास आया, कौन सा नंबर, 5वां नंबर आया। ये कंपैरिजन क्या हो रहा है, विद इन द फर्म हो रहा है। और इसको हम और नाम से पुकारते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। और इसको एक और नाम से पुकारा जा रहा है, ट्रेंड एनालिसिस। मतलब इससे आपको ट्रेंड पता चलता है भाई, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 का परसेंटेज निकालते हैं किसका, सेल्स का। और आपको पता चलता है कि भाई आपकी सेल क्या शो कर रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। आपको पता भाई देखिए, अगर आपको आपको मान लो सपोज जब आप थोड़ा सा और बड़े होते हैं, या मुझे नहीं पता कि आप 1-2 साल में गुल खिला लें, अगर राजा राम मोहन राय ना होते, या राजा राम मोहन राय ने हिंदुस्तान के साथ गड़बड़ ना करी होती, तो आप भी नाती पोतों वाले होते आज की डेट में। चाइल्ड मैरिजेस को उसने बंद करवा दिया था। सो सैड, सी सैड। ये कहता है कि सर ये क्या बात हुई ना, मतलब अगर ये चाइल्ड मैरिजेस बंद ना होती तो मैं आज नाती पोतों वाला होता, ठीक है। अरे मेरे घर में मजदूर काम करने के लिए आते थे, मैंने पूछा उम्र कितनी है हमारी, कह रहा सर 35 हूं मैं।
कह रहा मेरे बेटे की शादी है। हाँ, कह रहा मेरे बड़े बेटे का तो बेटा भी है, 35 साल की उम्र, दादा बन गया बंदा। सिटी कह रहा मैं, मेरी उम्र तो वैसे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। एनीवे, ठीक है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट, ये मजाक कर रहे थे। ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं हम लोग कि आपकी सेल्स जो है वो 10%, 15%, 12%, 20% के हिसाब से, तो टाइम सीरीज हुआ ना, टाइम फ्रेम का आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रेंड इससे पता चलते हैं आपको। तो ये कौन सी कैटेगरी वाला एनालिसिस दिख रहा होगा आपको, बताइए। इंट्रा फर्म, विद इन द फर्म की हम बात कर रहे हैं, एक ही फर्म के 2, 3, 4, साल, 5। ये इंटर फर्म कब कहलाएगा, जब 1, 2, 3, 4 फर्म का कंपैरिजन हम लोग लेके चलेंगे। अगला वाला आपके पास क्या आ रहा है, देखिए, अगला वाला आपके पास आ रहा है इंटर फर्म कंपैरिजन बोल रहे हैं इसको। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, नंबर 6 इंटर फर्म कंपैरिजन बोल रहे हैं। थर्ड बुक के ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड चैप्टर हैं। बच्चे भी इसको इग्नोर मारते हैं और टीचर्स भी इग्नोर मारते हैं, और इनसे कम से कम 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन सीयूटी के एग्जाम्स में आते हैं। और पर 7-8 नंबर अगर आपके खराब होंगे तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस आएगा परसेंटेज में। आपको सीनियर्स ने बताया होगा कितने कितने नंबर से एसआरसीसी छूटी, हंसराज छूटा, मिरांडा हाउस छूटा, केएमसी छूटा। तो एक एक नंबर के लिए लड़ना है आप लोगों ने। आगे चलते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन है ये वाला, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 और मोर एंटरप्राइजेस और फर्म्स, उनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसे हम इंटर फर्म कंपैरिजन बोल रहे हैं, ठीक है। इट कंपेयर्स फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस टू डिटरमाइन देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अच्छा, इसमें एक चीज दिखा हुआ है, इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये वाला एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन करके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल थोड़ा सा डाउटफुल है, मैंने पिछली क्लास दूसरों को भी बोला था कि आई विल चेक इट फ्रॉम एनसीईआरटी, तब हम क्रॉस सेक्शनल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज इसे इंटर फर्म कंपैरिजन में भी लेके चले। एक फर्म दूसरे फर्म के साथ कंपैरिजन कर रही है, एक फर्म दूसरी फर्म के सेल्स का सेल्स से कंपैरिजन करेगी, या सेल्स का एक्सपेंस के साथ कंपैरिजन करेगी। सेल्स के साथ सेल्स से करेगी ना, एक्सपेंस का एक्सपेंस से करेगी कंपैरिजन। मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कंपैरिजन होगा, इंटर फर्म कंपैरिजन है, ठीक है जी। चलिए, ये तो हुए हमारे क्या टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स पढ़े भाई हमने, एक्सटर्नल, इंटरनल। इनमें से ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके भर भर के सिनोनिम्स हैं। और फिर ये है इंट्राफर्म और इंटरफर्म, दैट्स फाइन। प्रोसेस, क्या प्रोसेस होगी भाई, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अरेंज कर लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स अरेंज कर लीजिए। उसके बाद कंपैरिजन करो आप, एक साल का दूसरे साल का, एक क्वार्टर का दूसरे क्वार्टर का, वट एवर कंपेरिजन इज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री, वट एवर कंपेरिजन यू आर सीकिंग फ्रॉम योर ऑडिटर्स, वो आपको कंपेरिजन देंगे। फिर उस कंपेरिजन के बाद आपको रिजल्ट निकलेंगे, उन्हें एनालाइज करिए, और एनालिसिस के बाद क्या कर दिए, उनका इंटरप्रिटेशन करिए, और आपका एनालिसिस खत्म हो गया। अरेंज करिए, कंपेयर करिए, एनालाइज करिए, इंटरप्रिटेशन, दैट इज द प्रोसेस। कोई बहुत बड़ी चीज लिखने के लिए नहीं है। ऑब्जेक्टिव है भाई, क्या ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो ऑब्जेक्टिव हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के होते हैं वही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के भी होते हैं। जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती हैं वही लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मोर और लेस होंगी। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना रहे होते हैं भाई आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आप बनाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, बैलेंस शीट बना लेते हैं आप पोजीशन जानने के लिए। तो पहला पॉइंट है असेसिंग अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। इस पर बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये बचपन में पढ़ा हुआ हमने। असेसिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, सेल्स बढ़ रही है आपकी, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है आपका, आपकी ग्रोथ हो रही है, डायमेंशन डाइवर्सिफिकेशन हो रहे हैं, आपके मार्केट में नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको मालूम है ये जो ऑटो एक्सपो होता है, सुना है ऑटो एक्सपो, देखे होंगे ना, ग्रेटर नोएडा में होता है, वो पहले दिल्ली के प्रगति मैदान में होता था। ऑटो एक्सपो में देयर इज अ कंडीशन फॉर एनी ऑटोमोबाइल कंपनी, अगर पिछले साल में उसने 4 नए मॉडल नहीं निकाले हैं, उसे ऑटो एक्सपो में अब बैठने नहीं दिया जाता। 2 बार मारुति के साथ हुआ, एक फाइनेंशियल ईयर उन्होंने कोई व्हीकल निकाला या मॉडिफाई नहीं करा उसको, वो ऑटो एक्सपो में खड़े नहीं होने, उसको स्टॉल ही नहीं लगाने दिया। तो अगर ऑटो एक्सपो में आपको स्टॉल मिल रहा है किसी गाड़ी, जितने भी गाड़ी के, तो उनके पास कंडीशन यही होती है कि कम से कम 4 मॉडल आपने क्या करे हो, नए निकाले हो, या एग्जिस्टिंग मॉडल को रिवैम्प कराओ। अब इसीलिए तो देखा मारुति क्या करती है, फटाफट, मारुति क्या सारी कंपनियां फटाफट करती हैं, हुंडई वाले अपने सारे वर्जन को बदलते रहते हैं, और मारुति तो सबसे ज्यादा बदल देती है। बलेनो क्या होती थी क्या बना दिया उसको, ब्रेजा क्या होती थी क्या था, विटारा क्या थी क्या बना दिया उसको, बदलते रहते हैं। एक किशाजी होती थी उनकी गाड़ी, उसको बदलना रह गया, वो SX4 के मॉडल की है। एनीवे दे कीप ऑन डूइंग, सेम टाटा मोटर्स फॉलो। और जो ऑटो एक्सपो इंटरनेशनल वाले होते हैं ना, वहां की भी कंडीशन यही है
कि आपने नए मॉडल निकालने होने चाहिए। हमारे देश में तो इतनी वैरायटी नहीं दिखती ना गाड़ियों की। यूएस में जाके देखिए, यूके में देखिए, मतलब यूरोप और यूएस में जाके देखिए, इतने मॉडल दिखते हैं, इतने डाइवर्सिफिकेशन है गाड़ियों के, समझ नहीं आता कौन सी। यहाँ तो सड़क पे चलती गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, छोटा छोटा बच्चा भी कहता है हुंडई है ये, मारुति है ये, ऐसा बोल देता है। वहां नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि उनकी 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 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड है वो। पीपल वांट न्यू एंड न्यू मॉडल। यहाँ तो 15-10 साल खरीदने के बाद कहते हैं अब बाद में देखेंगे जब ये खटारा हो जाएगी तो। लेट्स कम टू द पॉइंट। असेसिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्या आपके पास शॉर्ट टर्म में पैसा अपने कर्जे चुकाने के लिए है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में है या नहीं, ये किससे पता चलता है? सॉल्वेंसी रेशियोज देखे होंगे आपने, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो एनालिसिस इसके बाद वाला जो चैप्टर था उसमें आता है। और इंटरफर्म कंपैरिजन तो क्वाइट पॉसिबल है। आपने क्या कर दिया, सीमेंट इंडस्ट्री में है आप, अल्ट्राटेक का आप सेल्स देख लीजिए, एसीसी की सेल्स देख लीजिए, अंबुजा की देख लीजिए, और बाकी लोगों की भी सेल्स देखिए, और आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है और कौन टॉप में है। सेल्स से तो पता चलता है भाई कौन टॉप में। भाई मारुति का इंडिया ऑटोमोबाइल मार्केट में करीब 27-28% का, ये 31% का कब्जा है। क्यों? हर मॉडल का सेल्स वॉल्यूम देख लीजिए आप, हुंडई वाले का भी है, होंडा वाले का भी है, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम से पता चलता है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने ट्रेंड निकाल लिया तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं ना। कैसे? मेरी सेल्स जो है वो 5% से बढ़ रही है हर साल। इस बार मेरा बजट अगर 1,000 करोड़ का था तो 5% और जोड़ दूं मैं उसमें, अगली बार मुझे बजट बढ़ाना पड़ेगा, और मैं 5% ही 7 या 8 या 10% बढ़ा के चलता हूँ। कि अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज होगी तो मैं उसे क्या कर लूंगा, ठीक कर लूंगा। पानी वानी पी लो, आंखों में नींद आ रही है अब। और सबसे लास्ट में बोल रहा है एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। आपके एनालिसिस ऐसे होने चाहिए जो एक्सप्लेनेबल हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो। ऐसा ना हो कि तू पढ़ और तू ही सुन वाली कहानी चले, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आ रहा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंड मुझे एक वॉलंटियर चाहिए बच्चा, एक वॉलंटियर बच्चा। बेटा बहुत बेइज्जती होगी तेरी, देख ले। चल ठीक है, सिद्धि इज हियर। मैं सामने खड़ा भी करूंगा कैमरे में, ठीक है? नहीं 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 नहीं, हाँ तुझे फर्क नहीं पड़ता, तेरी नींद खुल जाएगी। चल भाई ठीक है, इसकी नींद खुल जाएगी। देखिए, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। कहां कहां यूज हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये बनता है आपके पास। क्या तुम्हें शायद मालूम होगा, बाकी लोगों को, भाई लोगों को मैं बता चुका था, अपने ही हैं वो लोग, ठीक है? देखिए क्या होता है, सिक्योरिटीज एनालिसिस हुआ, ठीक। एक ये एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी लिया था, मैं हर क्लास में ये एग्जांपल लेता हूँ, इट्स अ फनी एग्जांपल। तो जैसे, नाम बताओ अपना, पूरा नाम बता। भरत राजगुप्ता, ठीक है? मैचो मैन ब्रांडी सैवेज टाइप के बंदे हैं, मतलब बहुत बड़े हैं, मतलब देखे इनके बाल जल से महकते महकते रहते हैं, बिल्कुल स्पाइक्स स्पाइक्स लगा के, कानों में टंग झुमका लगा के, और मतलब बढ़िया से कूल की बेल्ट बांध के, गले में छल्ला वल्ला बांध के चलते हैं, ठीक है? इनके मन में अचानक से आया कि भाई मुझे एमआरएफ टायर से मिलना है। तो फिर सेठी बोलता है ट्रक के टायर से चिपक जा। इसने कहा ना ना ना, मैं तो जाऊंगा कहाँ, मद्रास। एमआरएफ की फुल फॉर्म होती है मद्रास रबर फैक्ट्री। इसने कहा भाई मैं तो जाऊंगा चेन्नई और मिल के आऊंगा एमआरएफ टायर से। ठीक है जी, मिल के आएगा, सही बात है भाई। इसने फ्लाइट करी, पहुंच गया मद्रास। जो है असली नाम है चेन्नई का, मद्रास। वहां के लोगों को फिर मद्रासी बोला करते थे लोग, गाने वाने भी बनते हैं उसके ऊपर। ये चला गया मद्रास, चेन्नई चला गया, और पहुंचता है एमआरएफ के कंपाउंड में। जब बाहर जाके देखता है वहां पर क्या होता है, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी, बंदे क्या बंदूकें लेके खड़े होते हैं। ये भाई तैयारी करके गया था अपना पूरा, ठीक है? ये अपने साथ सुर्ख गुलाब वगैरह बहुत सारी चीजें लेके गया था कि मिलूंगा तो मैं मिलूंगा। सीरी व्हाट इज दिस यार? मतलब तुम्हें अपने हीरो नहीं बना तो तुम इग्नोर करोगे चीजों को? तो जेम्स बॉन्ड बन के पेन क्यों घुमा रहा भाई? ये देखो, मजा खराब कर रहा है। तो एक जगह पे क्या था, ये सिटी में ना तंबूक लेके बैठा था ऐसे करके, ऐसे। सीआईएसएफ की सिक्योरिटी पहले चकाचक, थोड़ा अंदर जाते एनएसजी के ब्लैक हैट कमांडो और रॉकेट लॉन्चर लॉन्चर लेके खड़े हैं। भरत कहता हो गया क्या, ये क्या गड़बड़ की है, मेरे आने से मैं डॉन हूं क्या? एनीवे थोड़ा और अंदर जाते हैं तो दिखते हैं क्या, इसको एसपीजी मिलता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। बहुत लोगों को डिफरेंस मालूम उनके बीच में, एनएसजी अलग होता है, एसपीजी अलग होता है। फिर थोड़ा अंदर जाता है तो भाई सबसे खतरनाक मार्कोस मिलते हैं, मेरीन कमांडोज। भाई सब मेरीन कमांडोज दिखे इस भाई को, ठीक है जी। और अंदर थोड़ा जाते हैं ये, तो मैं एक मजेदार चीज बताता हूं आपको। किसी ने सुना है, किसी किसी बंदे ने सुना है क्या कि
लीबिया के कर्नल गद्दाफी हुआ करते थे, डिक्टेटर, 40-45 साल तक राज किया था उसने, ठीक है। लीबिया के जो कर्नल गद्दाफी थे, उनकी बॉडीगार्ड जो थे ना सारे के सारे, सारी के सारी फीमेल कमांडोज हुआ करती थी, ठीक है। जो ऑनलाइन में उनको मैं जरा शक्ल दिखा देता हूँ। भाई दिख रहा है किसी को कमांडोज? कैन यू सी दिस? यस सर। यस सर। दिख रहे हैं? ये देख रही है, इसकी नजरें ऐसी जैसे देखते भस्म हो जाए कोई, इतनी खतरनाक कमांडोज हैं। ये ऑनलाइन में दिख जाएगा आपको, अभी रहने दो, मतलब छोड़ो। खतरनाक कमांडोज उसकी, उनको अपनी बेटियां बोलता था वो, 100 से ज्यादा, हाँ बेटियां डॉटर्स बोलता था उनको। और जब तक वो थी कमांडोज, जो लड़कियां थी उनकी बॉडीगार्ड थी उनकी, तब तक कद्दाफी को कोई टच नहीं कर पाया। बट समहाउ कद्दाफी को सड़क पे लिटा लिटा के मारा गया था, उसको असेसिनेट करा गया था, ब्रूटली उसको मारा गया था। उसने काम भी बहुत खराब करे थे। एनीवे, तो फिर क्या होता है, भरत जब अंदर जाता है तो उसको इसी स्टाइल में काले कपड़ों में 6-6 फुट लंबी कमांडोज खतरनाक लेजर गन के साथ दिखते हैं, ऐसे भयंकर मुद्रा में। आई एम भरत राजगुप्ता फ्रॉम नवेडा, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर एमआरएफ टायर। कोई आवाज नहीं, लेकिन भरत अपना बॉन्ड आदमी है। फिर ये क्या करता है पता, गुलाब की सिर गुलाब डालता है, उनकी लेजर गनों की नलियों में डाल देता है, ऐसे मस्काइन, ऐसे रास्ता खुल जाता है एंड भरत एंटर्स। नहीं समझे? गन जो थी ना, गन उनमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी, ये गुलाब की वो डाल देता है, ठीक है, रोज वर्ड डाल देता है। और गुलाब को देख के तो लड़कियां चाहे दिल तो पसीज जाता है उनका। भरत बॉन्ड आदमी में इस मामले में, ठीक है। ऐसे ऐसे बंदूक की हटती है स्माइल के साथ, यस सर यू कैन गेट इनसाइड, ठीक है। एंड बाद में जाते वक्त बोलता है नंबर, है ना, इतनी गोलियां मारेंगी हवा भी कैसे निकलेगी, पता है तुझे? सलमान खान का डायलॉग। फ्लर्टिंग नहीं करना ज्यादा, ठीक है। अंदर जाता है ये, अंदर इसे मिलता है ट्रैक्टर का टायर, मुंडी लगा हुआ एक बड़ा सा, कहता है हेलो एम आई एमआरएफ क्यूरियोसिटी, ऐसी होगा शायद। तो एमआरएफ के साथ जाके, अब सोचो ट्रैक्टर का टायर बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर में बैठा हुआ है, चाय इसे भी पिलाता है उसे भी पिलाता है, मिलजुला के वापस आता है, सेल्फी वेल्फी लेते हैं, चले आते हैं। बता भाई, कबीरा कबीरा बैठा चेन्नई में, ऐसा पॉसिबल है सिटी? ट्रैक्टर के टायर से मिलके आएंगे आप? नहीं मिलके आएंगे। आप किससे मिलते हैं? आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, ओनर से मिल पाते हैं। आप टायर तो मिलना, तो वो सही तो बोला, सड़क में किसी भी ट्रक के साथ चिपक जा, लेट जा, तुझे तुझे एहसास करा के जाएगा वो, ऐसा करके, ठीक है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, ये पीजे क्यों था, ये इतना बड़ा पीजे मैंने क्यों मारा था, ठीक है। भरत जब वापस आता है तो उसके दोस्त पूछते हैं, भाई क्या देखा तूने? और भाई क्या सिक्योरिटी थी यार, सीआईएसएफ, एनएसजी, एसपीजी, लेडी कमांडो, गुलाब के फूल, यो, ठीक है। ही वॉज डिस्क्राइबिंग सिक्योरिटी, वही एनालिसिस तो हम बोल रहे हैं, सिक्योरिटीज एनालिसिस। बुलशिट, कुछ नहीं था ऐसा। क्या होता है सिक्योरिटीज एनालिसिस, देखिए, हैं? क्या कह रहे हो? क्या बोला? अबे छोड़ना, कौन समझता। अब सुनो 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 सुनो, अगर हम सिक्योरिटीज एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स, उनमें जो इन्वेस्ट है। और सिक्योरिटीज एनालिसिस किन चीजों को देखता है? 3 चीजों को देखता है। एक, सेफ्टी ऑफ फंड्स, आपका पैसा सेफ रहेगा। दूसरा, रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। और तीसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जब हम एनालाइज करते हैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स को, तो हम 3 चीजों का ध्यान रखते हैं कि अगर हम वहां पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, क्या मेरा पैसा सेफ रहेगा, क्या मेरा पैसा ग्रो करेगा, और क्या मुझे रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न मिलेगा। ये कहलाती है सिक्योरिटीज एनालिसिस। बाकी सब क्रैप था, फालतू की बकवास थी, ठीक है। अब मुझे तुम्हें 2 घंटे तक बैठाना, थोड़ी कहानी वानी तो सुनानी पड़ेगी ना। आगे नींद, बच्चा सो रहा था, अब देखो वो कमांडो के नाम पे क्या हो गया, कान आंख सब खुल गए इसके। कोई बात नहीं, सीधा तो चेन्नई भी चला गया ना। अब आइए अगला पार्ट देख के चलते हैं। तो ठीक है, सिक्योरिटीज एनालिसिस में क्या ध्यान रखेंगे आप? और सुनो, आपने बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी तो यही था, सेफ्टी ऑफ फंड्स, रेगुलेटरी ऑफ रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन था, वही था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्रेडिट एनालिसिस, आपको किसी बंदे को उधार देना है, तो आप जज करोगे ना कि भाई ये बंदा पैसा टाइम पे वापस लौटाएगा, इसकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, ठीक है। ये मैं देखता हूँ, मैं आई एम ऑब्जर्वेंट, तो कई जगह लिखा होता है 20 से 30 हजार सैलरी वाले को 15 लाख का लोन मिल जाए। कैसे बेटा, किडनी विडनी सब निकाल लेंगे, वो लोन तो दे देंगे। तुम सोचो यार,
कोई 20,000 की सैलरी पे तुम्हें 10 लाख का लोन दे दे, ठीक है, तो चुकाओगे कैसे? नहीं, वो सब बेवकूफ बनाने के चार्जेस होते हैं। वो क्या करते हैं, फाइल चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, फाइल चार्ज के नाम पे 10-15 हजार ऐंठ लेते हैं और फिर गड़बड़ करते हैं। ये सब झूठे बूटे, ठीक है। अखबार स्पेशली अट्टा की तरफ जब आप जाएंगे नोएडा में, तो लिखा रहता है, ठीक है, चाहिए सुपरवाइजर मैनेजर 5 स्टार होटल के लिए, रहना खाना फ्री, सैलरी 20 से 30 हजार। कुछ नहीं होता। पता क्या करते हैं पहले वो लोग, पहले वो क्या करते हैं, आपको बुलाते हैं और आपसे बोलते हैं कि 5,000 रुपये आप रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा कराइए। फिर आपको 2-3 जगह रिजेक्शन के इंटरव्यू में भेजते हैं। फिर कहते हैं आपके अंदर कुछ नहीं है भाई, अब हम आपको नौकरी नहीं दिला सकते हैं। क्यों? मैंने भुगता है ना। हाँ, बेरोजगारी में पापा बोलते थे जाओ नौकरी ढूंढो। हम जाते थे, उस समय 5,000 नहीं होता, उसमें 100-150 रुपया होता था। पैसा इकट्ठा करके लूटते हैं, बढ़िया लूट मचती है। हम जाते थे नेहरू प्लेस, ज्यादा बड़ी जगह थी, ज्यादा बढ़िया लूट होती थी। ये अट्टा में बेचारे छोटे छोटे से हैं। एनीवे, थोड़ा आगे चलते हैं। अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका एनालिसिस कर रहा है कि आपको लोन दे या ना दे, इसे कहते हैं बेसिकली हम क्या, क्रेडिट एनालिसिस। या आप किसी दूसरी पार्टी का एनालिसिस कर रहे हैं कि हम उसे लोन दे ना दे, क्या कहलाता है, क्रेडिट एनालिसिस कहलाता है। ठीक है जी, इज दैट ओके, क्रेडिट एनालिसिस। चलिए एक और चीज देखें। सिर्फ मान लो तुम्हें होम लोन लेना है अपने घर के लिए 1 करोड़ रुपए का, तो आप बैंक जाएंगे, मैनेजर के सामने अपने कागज रखेंगे घर के और बोलेंगे मुझे लोन दो। मैनेजर का सेड माय ब्रो, आई विल गिव यू लोन, जाओ लोन सैंक्शन हो जाएगा। इतना आसान ना, इतना आसान नहीं होता। वो आपसे पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट मंगाएंगे, आपके पिछले 3 से 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मंगाएंगे, आपका आधार कार्ड मंगाएंगे, आपके पासपोर्ट मंगाएंगे, आपकी नौकरी के सर्टिफिकेट वहां से मंगाएंगे। लॉट्स ऑफ प्रोसेस आर देयर। मैंने होम लोन के लिए ट्राई करा, तो मैंने उसकी तैयारी 4 साल पहले से शुरू कर दी थी। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। जितनी मेरी इनकम वगैरह आया करती थी, उसको मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। आप जानते होंगे, फीस तो भरते हैं आप लोग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि उस इनकम पर टैक्स भरता हूँ, उस इनकम पे टैक्स भरते हैं, मेरी वाइफ के नाम से टैक्स जाता है, ठीक है। तो वो इनकम वाइट है बिल्कुल, टैक्स जाता है उस पर। वो जो टैक्स होता है, उससे उनकी आईटीआर फाइल होती है, आईटीआर बन गई उनकी। अब उनकी जो इनकम है वो मेरी इनकम से ज्यादा हो गई। फिर हमने क्या करा, ज्वाइंट लोन के लिए अप्लाई कर लिया। उनका दिखाया सेल्फ एम्प्लॉयड, मुझे दिखाया सैलरी। मैं भी टैक्स भरता हूँ, मेरा भी टीडीएस कटता है, उनका भी टैक्स कटता है, मेरा भी कटता है। ठीक है, ऐसा करके हुआ। उसके बाद बिफोर अप्लाइंग मुझे मालूम था कि वो सिविल स्कोर वगैरह चेक करेंगे। आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट, डेटा एनालिसिस, सिविल स्कोर की बात चेक करेंगे। तो मैंने क्या किया, पता, मेरे मेरे भाई ने एक लोन लिया था कार का मेरे नाम पे, देखा 1,50,000 था, मैंने उसे चुका दिया, मेरे ऊपर कोई लोन पेंडिंग नहीं हुआ। तुम सामने वाले को बोलोगे ना कि मेरे नाम पे कोई लोन नहीं, वो पता चेक कर लेते हैं, इंटरकनेक्टेड होता है। उससे मेरी लोन की देने की कैपेबिलिटी बढ़ गई। फिर मेरे आधार कार्ड में मेरे फादर का नाम जो था वो मिस्टर DS राणा लिखा हुआ था, मैंने उसको नाम को ठीक कराया। डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, तो मैंने अपना और वाइफ के आधार कार्ड को भी ठीक करा लिया, और वोटर का आई कार्ड वगैरह वो भी ठीक करा लिए। ठीक है, और हमने अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह जो होती हैं सारी सारी, ज्वाइंट फोटोग्राफ, सिंगल फोटोग्राफ्स, 20-20 फोटोग्राफ वो भी करवा के रख लिया। जब सारी की सारी चीजें तैयार हो गई, देन आई विजिटेड टू माय बैंक, आई प्रेजेंटेड माय डॉक्यूमेंट्स, पिछले 1 साल के रिकॉर्ड, पासबुक की कॉपी, प्रिंटेड हार्ड कॉपी, सब कुछ फाइल बना के मैंने तैयार करके रख लिया था। वो मांगते गए, मैं देता गया, वो मांगते गए देता गया, 15 दिन में लोन सैंक्शन हो गया। चिल हो गया। क्या बोले? हाँ तो भाई, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मैंने छोटे बेनिफिट को सेक्रीफाइस करके बड़े बेनिफिट का फायदा उठाया ना। भाई या तो मैं टैक्स ही बचा लूं, या फिर मैं अपनी कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट्स की बात कर लूं। तो मैंने छोटे सेक्रीफाइस करके एक बड़ा गेन कमा लिया ना, तो मैंने घर खरीद लिया, हो गया। तो स्ट्रेटेजिकली चलना होता है। अब आपको देखना है कि आपको मार्केट में लोन लेने जाना है, तो भैया पहले चेक तो कर लो कि तुम लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो व्हेन ए ऑर्गेनाइजेशन डज सच एनालिसिस फॉर देमसेल्फ, उसे कहते हैं हम लोग क्या, डेट एनालिसिस। जब कोई बाहर वाला आपका एनालिसिस करता है तो उससे क्या बोलते हैं, क्रेडिट एनालिसिस। या आप किसी बाहर वाले को करते हो, क्या करते हो, उसे क्रेडिट एनालिसिस। जब आप अपना एनालिसिस करते हो, सेल्फ इवेल्युएशन करते हो कि भाई हम मार्केट में जाएंगे, हमें लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे कहते हैं हम कौन सा एनालिसिस, डेट एनालिसिस कहते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं, ये सिक्योरिटीज एनालिसिस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है क्रेडिट एनालिसिस में, ये हेल्प करता है डेट एनालिसिस में। और फिर एक और फायदा होता है क्या, डिविडेंड डिसीजंस। आपको डिविडेंड देने हैं या नहीं देने हैं, ये डिपेंड करता है कि आप ग्रो करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं, डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। डिविडेंड डिसीजन भी कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलेगा। डिविडेंड देना जरूरी होता है। लेकिन किसी ने गुरु फिल्म देखी है, धीरू भाई अंबानी वाली? जब
उसको टेक्सटाइल बिजनेस से किसी और बिजनेस में स्विच ओवर करना था। उसने मुंबई के जो गांधी मैदान में उसे बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और सबको पता सपने दिखाए, क्या मेरे साथ ग्रो करना चाहते हो? हाँ। क्या मेरे साथ कमाना चाहते हो? हाँ। ऐसे कर करके, और डिविडेंड नहीं दिया। और डिविडेंड नहीं दिया तो कहां लगाया? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन में लगाया पैसा, इंडस्ट्री बढ़ाई। और जब उनके शेयर्स बढ़े तो शेयर होल्डर को ऑटोमेटिकली फायदा हुआ। तो रिटेन अर्निंग्स जो होती है ना, उससे आप क्या करते हैं? डिविडेंड देते हैं। आप पैसा मत दीजिए, आप उसको ग्रोथ पे लगाइए, डाइवर्सिफिकेशन पे लगाइए। हाँ, ठीक तो है डिविडेंड डिसीजन। आगे चलते हैं, जनरल बिजनेस एनालिसिस। ये सिंपल एनालिसिस होता है, इस पर कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, सिंपल एनालिसिस होता है, जनरल बिजनेस एनालिसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या क्या सीख लिया कि टूल्स क्या होते हैं आपके, टाइप्स क्या होती हैं आपकी, सिनोनिम्स की बात कर लिया आप लोगों ने। अब आ रही है पार्टीज इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्टीज इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल यही है। कौन है? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है? प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए होता है, फिजिबिलिटी चाहिए होता है, ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, फंड आएगा नहीं आएगा, वो सब चीजें चाहिए होती है। क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, हाउ मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस, सैलरी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी रहेगी, इंसेंटिव मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, है ना, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे, सैलरी बढ़ेगी, ये सब चीजें। शेयर होल्डर, ओनर, इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? बोला था मैंने आपको, क्या चाहते हैं कि भाई आप सेफ है, आपका पैसा, आपकी रिटर्न निकल रही है और आपका कैपिटल अप्रिशिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर चलते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर, पैसा लगाऊं ना लगाऊं, फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है, इस पर आपका काम चलता है। गुड कैच, टिक्की वाले बाबा, गुड कैच। ठीक है भाई। क्या नींद के झोंके चल रहे हैं लोगों के, कोई नींद के झोंकों में चल रहे हैं, कोई मॉस्किटोज पकड़ रहे हैं। हाँ, वही कर रहा हूं मैं, इसके बाद कैश फ्लो शुरू करेंगे, ब्रेक हो जाएगा। आगे चलते हैं। सप्लायर क्रेडिटर क्या चाहते हैं भाई? सप्लायर क्रेडिटर क्या चाहते हैं कि आपको उधार दें, क्या आप पैसा वापस करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन देखकर। बैंकर और लेंडर तो चाहते ही हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है या नहीं है, प्रॉफिट इतना है कि आप ईएमआई भर पाए, इंटरेस्ट भर पाए, ये बात करते हैं। रिसर्चर्स इंडस्ट्री का ट्रेंड जानना चाहते हैं, आपके अकाउंट को एनालाइज करेंगे। टैक्स अथॉरिटीज तो भैया कुंडली मार के कितना टैक्स ले सके हम लोग, इसलिए चाहते हैं वो। ये मत लिख लेना टैक्स अथॉरिटीज कुंडली मार के टैक्स चाहती है, ऐसा नहीं लिखना, ये टैक्स पढ़ लेना, मैंने तो आपको रेफरेंस दिया है। कस्टमर्स, सबसे फालतू चीज, कस्टमर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता भाई। पता है क्या लिख रहे हैं भाई लोग? कस्टमर्स हैव इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन अबाउट कंटिन्यूअंस ऑफ एंटरप्राइज। अरे भैया, लक्स साबुन बनाने वाली कंपनी आज नहीं तो कल डूब जाए तो सिटी क्या नहाना बंद कर देगा? ना जी, जब लक्स बनेगा मैं तब नहाऊंगा। इतनी भयंकर लॉयलिटी नहीं। ये कहेगा टाटा टी है तो चाय पीऊंगा, वरना चाय ना पीऊंगा मैं। टी शॉप वाला तो बेचारा भूखा मर जाए, जीव निकला है उसकी तो। कितना फालतू। पर लेकिन अब किताब में देखा तो हम उसे कंडेम नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं पता है कि ये इंटरेस्टेड है कि क्या एंटरप्राइज कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा। अरे करे ना करे हमें क्या मतलब है यार। ठीक है, एक रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, हम दूसरे में चले जाएंगे। अरे डोमिनोज पिज्जा बंद करा देगा बनाना तो किसी और का खा लेंगे। ऐसी क्या बात है भाई, दुनिया भर के पड़े हैं, है ना। नहाएगा तो नहाना तो बंद नहीं करेगा ना, अगर साबुन बंद हो गया तो नहाएगा आराम से यार। क्योंकि दिन के लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एंटरप्राइज पे। कोई नहीं होता डिपेंडेंट यार किसी एंटरप्राइज पे। ये तो उस जमाने की बात है जब 50-60s में हुआ करता था। 2-3 मॉडल गाड़ियों के होते थे। हमारे जमाने जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, फुटबॉल वुटबॉल के खेल के आते थे, हमारे टाइम में एक साबुन होता था। मैं बात कर रहा हूँ 78, 79, 70 की बात कर रहा हूँ मैं। एक साबुन होता था ओके गुलाबी, नहाने का बड़ा साबुन भाई। वही नहाने के काम, वही बाल धोने के काम और वही कपड़ा धोने के काम आता था। ओके गुलाबी नहाने का बड़ा साबुन, दूरदर्शन में ऐड आया करता था उसका। आज तो वैरायटी हो गई, चंदन गुलाब खुशबू चाहिए उनको। होता है भाई, ठीक है, मोर डिमांडिंग। याद है ना, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा आपने एक पॉइंट, वैसे ही होता है। चलिए, लिमिटेशंस क्या है? वो लिमिटेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वही सारी लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल एनालिसिस है, ये लिमिटेशन है। प्राइस के लेवल के चेंजेस को इग्नोर करता है ये, बिल्कुल ठीक है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर होते हैं। मैनेजर बहुत शानदार, ठीक है, भरत गुप्ता शानदार मैनेजर है, टिंग करते हैं, किसी को भी पैसा दे जाते हैं, जनता बड़ी खुश रहती है इससे। ठीक है, स्पेशली फीमेल स्टाफ। सर जी सुनो मिस नैना, हमें एक काम शाम तक चाहिए, दोपहर में काम करके आते। सर बॉस और काम दीजिए मुझे। ऐसा करिश्मा उस बंदे का। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन अकाउंटिंग में थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं उसको। भरत गुप्ता छोड़ के चले गए, कंपनी क्या हो गई, खंडर हो गए, कबूतर लगने लग गए वहां पर, क्या था, चमगादड़ घूम रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा।
सफर फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है उन्हीं से ये सफर करता है। और क्योंकि अकाउंटिंग फ्री फ्रॉम बायस नहीं होती तो ये भी फ्री फ्रॉम बायस नहीं होता है। अरे कैसे बायस होते हैं पता है? आपने सुना है क्रिसिल, मूडीज, फिच, इनके नाम से रेटिंग एजेंसीज हैं वर्ल्ड की, रेटिंग एजेंसीज। हाँ, अभी मूडीज ने क्या करा, इंडिया का जो था रेटिंग थी, इंटरनेशनल रेटिंग थी, उसको नॉट स्टेबल में डाल दिया। ये मूडीज वाले ने पता क्या किया, एक बार अमेरिका की रेटिंग ने A+ से A कर दी। ठीक है, ट्रम्प थे या कोई और था, उस ओबामा थे उस समय पर शायद। रेटिंग, अमेरिका की रेटिंग, वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर की रेटिंग उसने A+ से घटाकर A कर दी। ठीक है जी, कुछ नहीं बोला अमेरिका ने, 3 महीने में उसके CEO को सैक कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, दफा, उसका वीजा वीजा सब छीन लिया। ठीक है, भगा दिया उसे वहां से। यू कांट टेक पंगा विद USA। ठीक है, ऐसा करके। सो वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है। और विंडो ड्रेसिंग तो बचपन में सिखाया था मैंने आपको, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है जी, ये चैप्टर खत्म हुआ। अब एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, अभी आपको पता चलेगा कि कैसे। पेज नंबर 2.12 खोलिए जरा, पेज नंबर 2.12, जल्दी से पेज नंबर 2.12, क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज जनरली यूजफुल इन क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। असर्शन है, हाँ अभी उसको मत देखना, उसको मत देखना, रुक जा ना, रुक जा, नीचे नीचे। सुनो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म। कैसे पता चला? पता चला ना, इस तरह से इंपॉर्टेंट है ये। अब आपने इनके सिनोनिम्स के बारे में पता ही नहीं, उसको तो कैसे जानेंगे? नाम से पता चला, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनल तो है ही नहीं, असर्शन इज रॉन्ग। और ये क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या करता है, बताया था ना, एब्सोल्यूट और परसेंटेज फॉर्म, वो ठीक, रीजन ठीक था। तो क्या था, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, तो यू गॉट योर आंसर। तो इस तरह से चीजें दिखती हैं आपको। तो ये चैप्टर जो बहुत नेग्लेक्टेड चैप्टर है, लेकिन अच्छा खासा फालतू की कहानियां वानियां सुना के मैंने आपको बताया। ठीक है जी। सो ऑनलाइन में भाई, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्लास को तुरंत से बंद कर रहा हूँ, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगली क्लास में आई स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, 2 मिनट के अंदर अंदर, बट ऑनलाइन में मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, गॉट ओके इट। सर। चलिए इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहे हैं, फिर मैं स्टार्ट करूँ, दोबारा से इसी मीटिंग को स्टार्ट करूंगा।